नमस्कार भाइयों बहनों। जैसा कि अभी आपने ये फिल्म में देखा कि विकास आराखड़ा क्या होता है, डेवलपमेंट प्लान जो बोलते हैं। देखिए, एक बात एक समझ लीजिए ये कि छोटी सी छोटी बात है। अब जैसे पहले पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, जब यहाँ पे झोपड़े थे, तो हम घर पे भी है ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते थे कि मेरा किचन कैसा होगा, मेरी जगह कहाँ पे होगी, कहाँ से दरवाजा होगा, कहाँ मेरी, तो प्लानिंग बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्लान। मतलब हम लोग नियोजित करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फिर जैसे ये बिल्डिंग बनी, तो बिल्डिंग बनाने के टाइम पे भी शायद आपसे, मुझे पता नहीं, बिल्डर ने पूछा होगा या उसके जो आर्किटेक्ट ने पूछा होगा आपसे कि आपको कैसा चाहिए घर, तो किचन कैसा होना होगा, हॉल कैसा होता है, बाथरूम कैसा होता है, तो ये प्लान होता है। ये प्लान मतलब आराखड़ा, ये आपके घर के लिए नियोजन बनाने के लिए। ये पूरी बंबई भी हमारा घर है। हम लोग सब लोग टैक्स भरते हैं, आप भी है ना टैक्सेस भरते होंगे। ये हमारा हक है कि इस पूरे बंबई का जो विकास हो रहा है ना, वो ऐसा होवे कि हम लोगों को भी उसकी सुविधा मिले, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि है ना, जैसे जैसे मूलभूत सुविधा, इसके ऊपर सबका हक है। आज समझ लीजिए कि आज आपके बिल्डिंग के सामने अगर रोड नहीं होता तो क्या आप यहाँ से बाहर निकलकर पहुंच सकते थे बाहर मेन रोड पे? नहीं। मैं आपकी सोसाइटी का जो स्कीम अप्रूव हुआ था, जो आपकी योजना अप्रूव हुई थी, वो मैं देख रहा था। तकरीबन कुछ 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था, और 1500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में से 500 स्क्वायर मीटर का रोड था। वो रोड आज डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि ये आपकी योजना हुई। अगर ये योजना ही नहीं होती तो ये रोड होता था क्या? नहीं होता था। रोड नहीं होता तो आप बाहर नहीं पहुंच सकते थे। आज रोड होने के कारण कितनी सुविधा हो गई है। तो सबसे कहने का मतलब क्या है कि मूलभूत सुविधाएं जो विकास आराखड़े में दिखाती, जो हमारा हक है, सारी मूलभूत सुविधाएं के ऊपर हमारा हक रहता है। पूरे बंबई में जितनी भी आज जितना भी विकास हो रहा है, उस सारे विकास के ऊपर हमारा हक है। आज मेट्रो रेल हो रही है, मोनो रेल हो रही है, उस रेलवे की सुविधा अल्टीमेटली किसको है? हमें ही है। आज यहाँ से कोई भाई यहाँ से समझो कुलाबा में काम करता है, तो अगर रेलवे अगर सही से नहीं चलती होगी या रोड अगर नहीं हुआ तो वो पहुंचेगा कैसे? तो ये जान लीजिए कि ये विकास आराखड़ा आपको, मतलब ये मत समझना कि इससे हमारा क्या लेना देना, इसी से हमारा लेना देना है। क्योंकि आज अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कल तकलीफें हमें ही होगी। दूसरी बात, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र किसी और झोपड़ में रह रहे होंगे। आज अगर उनका विकास होगा ही नहीं तो उनको कभी आज ऐसा सपना, ऐसा घर नहीं मिलेगा। तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट। आप भी जरा अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधी को बताना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहली बात है ना, एक बात इसमें, जो पहले जो होता था और आज जो हो रहा है इस डीपी में, जो नए डीपी में, इन दोनों में जो फर्क है, ये फर्क आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे नया डीपी और नया डीसीआर कैसे स्लम की स्कीम को है ना दबा रहा है। अगर स्लम की स्कीम नहीं होगी तो आपको मूलभूत सुविधा ही नहीं मिलेगी। कैसे? अब जैसे कोई प्लॉट है, जैसे इन्होंने बताया ना कि विकास आराखड़े में ना पूरे बंबई की जो जमीन है, उस जमीन को है ना कैसे इस्तेमाल करना, क्या उसका यूजर रखना, ये प्लान किया जाता है। क्यों? क्योंकि बंबई की जो आबादी है आज 1.5 करोड़ की आबादी है। इस 1.5 करोड़ की आबादी को सारी सुविधाएं लगेंगी। उनको स्कूल भी लगेंगे, हॉस्पिटल भी लगेंगे, कॉलेजेस भी लगेंगे, आज उनको पुलिस स्टेशन भी लगेंगे, लाइब्रेरीज भी लगेगी। अगर ये सारी मूलभूत सुविधाएं, ये कैसे होती है? आबादी के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आज पूरी आबादी में से 15% आबादी है ना स्कूल जाती हुई मानी जाती है, तो उस हिसाब से स्कूल पूरे बंबई में फैलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह स्कूल हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने नियोजित कर दिया है। आज 45 से लेके ये नियोजन होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आगे वक्त बदलता है तो बदलते जाता है डीपी। जैसे आज हमारे ही घर पे आज हमें लगता है कि आज हमारा 1 रूम किचन है, उसमें कभी कभी लगता है कि अभी थोड़ी जगह हमने बालकनी अंदर, बाद में सोचते हैं बालकनी अंदर ले ले तो थोड़ी जगह बन जाएगी। तो क्या करते हैं, हम बदलते जाते हैं। वैसे ये आराखड़ा भी बदलता जाता है। जैसे जैसे लोगों की मांगे बदलती जाती, वैसे वैसे ये आराखड़ा भी बदलता है। तो आज इन्होंने नियोजित किया है कि यहाँ पर हॉस्पिटल होगा, यहाँ पर मेट्रो रेल जाएगी, यहाँ से रास्ते जाएंगे, यहाँ पर लाइब्रेरी होगा। अब ये सब लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, स्कूल अगर ऐसी जगह पे है जहां पर स्लम्स हैं, जहां पर झोपड़े हैं, तो उनका विकास होगा ही कैसे? क्योंकि झोपड़ों की जो स्कीम है, स्लम की स्कीम है, वही नहीं होगी नए डीपी के तहत। वो क्यों नहीं होगी, मैं उसका कारण बताता हूँ। पहले कैसे था कि जब जैसे आप लोगों की ये स्कीम हुई थी, ये 1900 शायद 95-96 में,
2004 में पूरी हुई, लेकिन इसका अप्रूवल है ना शायद 1995-96 के पहले का है, 95 का अप्रूवल है। उन दिनों में SRD स्कीम हुआ करती थी, तो 2.5 FSI मिलता था उन दिनों में, और 225 का घर मिलता था। आज 269 स्क्वायर फुट का, मतलब 270 स्क्वायर फुट का घर मिलता है, और FSI 3 हो गई है, 2.5 का 3 हो गई है। अब उसमें पहले कैसा था, 2.5 था, लेकिन अगर डेंसिटी ज्यादा है, समझो एक प्लॉट के ऊपर, एक जगह के ऊपर अगर स्लम डवेलर्स की तादाद ज्यादा है तो 3 का 4 FSI हो जाता है, और 2.5 का 3 हो जाता था। क्योंकि तादाद ज्यादा है, ज्यादा लोगों को घर देना है, तो ज्यादा लोगों को घर देना है तो उसका मुआवजा भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये घर फ्री देने हैं, क्योंकि ये मुफ्त घर देना पड़ता है। तो ये जो मुफ्त घर देना पड़ता है, तो उसका जो खर्चा वो निकालने के लिए सरकार ने कुछ इंसेंटिव FSI बोलते हैं, मुआवजा बोलते हैं, वो उनको देना पड़ता है। क्योंकि आज स्वाभाविक सी बात है, आज हम लोग काम करते हैं तो हमारी इच्छा रहती है कि हम जो काम करें उसमें से 4 पैसे कमाएं। तो वैसा ही होता है कि जो आदमी बनाएगा तो उसे भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो वो बनाएगा कैसे। तो उसका जो मुआवजा है वही कम कर दिया है इन्होंने। अब जैसे पहले था, आज तक क्या होता था कि अगर आपने 1000 स्क्वायर फुट स्लम डवेलर्स को बना के दिया फ्री, तो उसे सामने 1000 स्क्वायर फुट उसका मुआवजा मिलता था, जो वो बाहर मार्केट में बेच सकता था। लेकिन अब इस नए DCR में क्या कर दिया इन लोगों ने, उस 1000 स्क्वायर फुट को कम करके, अगर कोलाबा में वो स्कीम करता है तो उसको 150 या 200 स्क्वायर फुट मिलता है, और अगर वो दहीसर में करता है तो उसे 700 या 800 मिलता है। मतलब 1000 तो होता ही नहीं है, 150 से अब, और उस 150 से 200 और ये 800 जो मिल रही है, 700-800, उसमें भी वो जो ये स्टेयरकेस लिफ्ट जो है ना, या अभी जो जीना और लिफ्ट आप चढ़ के है, वो भी उसको FSI में गिन रहे हैं। पहले कैसे था, अभी आज की आपकी बिल्डिंग में ना ये स्टेयरकेस लिफ्ट को गिना नहीं गया है, तो उतना एरिया उसको कम पड़ता है। सीधी सी बात है कि जो एरिया अब FSI में गिनी जाएगी, तो आदमी क्यों बड़ी देगा स्टेयरकेस, न स्टेयरकेस बड़ी देगा न लिफ्ट बड़ी देगा। किसकी असुविधा होती है, हमारी असुविधा होती है। आप देखेंगे जब भी पुरानी बिल्डिंगें जो होती थी ना, उनकी जो स्टेयरकेस होती थी छोटी होती थी, 3-3 फुट की होती थी। क्यों 3 फुट की होती थी, क्योंकि वो सब एरिया में गिना जाता था। तो जो आदमी बनाता है उसे ऐसा लगता है कि स्टेयरकेस में क्यों एरिया वेस्ट करना, फ्लैट के अंदर ज्यादा एरिया दे दो तो उसको उतना ज्यादा, क्योंकि वो कारपेट एरिया के ऊपर बेचता है वो आदमी, तो उसे वो स्टेयरकेस छोटा देता था। वैसे ही अगर ये स्टेयरकेस गिना जाएगा, लिफ्ट गिनी जाएगी, तो वो छोटी देगा तो असुविधा किसकी, हमारी असुविधा है। सामान नहीं उठा सकेंगे, सामान उठाने में तकलीफ होगी, शिफ्टिंग में तकलीफ होगी। ये ऐसी प्रोविजंस किए हुए हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अब 3 FSI मिलता है और 4 FSI मिलता है। कैसा है कि अगर एक 1000 स्क्वायर मीटर के, 1000 स्क्वायर मीटर मतलब 10,000 फुट हो गया, 10,000 फुट के झोपड़े के अंदर, अगर झोपड़पट्टी के जगह के अंदर अगर 50 झोपड़े हैं तो उसे 3 FSI मिलता था। अगर 65 है, 65 से ज्यादा झोपड़े हैं तो उसे 4 FSI मिलता था। आज पूरे बंबई के जितने भी स्लम्स हैं, वो 90% स्लम्स है ना 3.5 FSI के जोन में है। अब 3.5 FSI में स्टेयरकेस लिफ्ट भी, FSI मतलब क्या, थोड़ा सा? हाँ मैं बताता हूँ। FSI का मतलब ऐसा है, मैं ये पहले कंप्लीट करता हूँ फिर FSI का मतलब समझाता हूँ। वो 3.5 FSI में स्टेयरकेस लिफ्ट भी है ना एरिया गिना जाता है। और अभी जो फंजीबल, अभी क्या होता था, अभी ये रूल में है ना 35% से एडिशनल मिलता था, जो बनाता है आदमी उसे 35% एडिशनल मिलता है, उसका खर्चा उसमें भी निकल रहा, अभी वो 35% भी निकल गया। तो ऐसा करके वो दिखता है 3.5, लेकिन असल में उसे मिलता है 1.8, मतलब 1.25 FSI मिलता है। 1.25 में से लगभग 1.5 से 1.6 है ना स्लम डवेलर्स के घर बनाने में जाता है, मतलब आज हमारे घर बनाने में जाता है उसका, वो बचता नहीं है। तो बचेगा नहीं तो बनाएगा कैसे, उसको परोड़ेगा नहीं। FSI की व्याख्या क्या है मैं बताता हूँ। FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स। क्या रहता है कि आज आपका ना कोई भी प्लॉट ले लो आप, जैसे कोई भी जमीन ले लो, समझो जमीन 1000 स्क्वायर फुट की है, तो उसके ऊपर कितना बांधकाम कर सकते हैं ये FSI बताता है हमें। अगर FSI 1 है तो इसका मतलब क्या, 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट के ऊपर आप 1000 स्क्वायर फुट बना सकते हैं। तो FSI की व्याख्या क्या होगी, जो बिल्टअप एरिया रहती है, जो बनाने की एरिया रहती है, उसको आप प्लॉट एरिया से डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो आएगा उसको FSI बोलते हैं। तो अगर एक रेशियो है तो इसका मतलब जितना प्लॉट एरिया उतना बांध सकोगे। 2 FSI है तो जितना प्लॉट एरिया उसका डबल बना सकते हो। 3 FSI है तो जितना प्लॉट एरिया है उसका 3 गुना बना सकते हो। तो आज स्लम स्कीम में अगर 10,000 फुट के प्लॉट के ऊपर अगर 50 लोग हैं तो उसे 3 FSI मिलता है, मतलब वो 30,000 स्क्वायर फुट बना सकता है। 30,000 स्क्वायर फुट से लगभग 15 से 17,000 स्क्वायर फुट
स्लम ड्वेलर्स के जो घर बनाते हैं उनका होता है, हमारे घर बनाने में जाता है और बचा कुचा उसे बेचने के लिए मिल जाता है। लेकिन अब नए रूल्स के तहत उसे क्या हो जाता है, उसे टोटल 18,000 से 20,000 मिलता है सिर्फ बनाने को। उस 18,000 में 15 से 16,000 तो जो स्लम को देना हो देना ही है, उसके लिए बचता है 5,000। तो शायद उसमें वायबिलिटी नहीं होगी, शायद हो सकता है कुलाबा में शायद उसे वायबल हो जाए क्योंकि वहां पे रेट अच्छे हैं, लेकिन बांद्रा से आगे दहीसर तलक या कुर्ला से आगे मुलुंड तलक जितना रेट नहीं मिलेगा तो उसे वायबल नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी कठिनाई है, ये एक पॉइंट होगा। सबसे दूसरी बड़ी कठिनाई है ना, अब जैसे बात कही थी अरुण सावंत जी ने कि बालवाड़ी वेलफेयर सेंटर सोसाइटी ऑफिस ये आप लोगों को दिया जाता था फ्री, ये बिल्डर ने नहीं दिया लेकिन नियम में तो था देने के लिए, अब वो भी निकाल दिया नियम से। तो अगर आज के नियम में अगर स्लम स्कीम करने जाए, ये नए डीपी में अगर करने जाए तो उसे बालवाड़ी न मिलेगी सोसाइटी को, न वेलफेयर सेंटर मिलेगा, न सोसाइटी ऑफिस मिलेगा। जो हक से आज आप मांग सकते हो नए डीपी में वो मांग नहीं सकते हैं। तो ये जो मूलभूत सुविधा ये बालवाड़ी वेलफेयर सेंटर सोसाइटी ऑफिस क्यों रखी गई थी, क्योंकि आज झोपड़पट्टियों में है ना ज्यादा सुविधाएं नहीं है, शायद स्कूल भी आगे पीछे नहीं है, और हमारे भाई बहनों को शायद जैसे 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 आदमी जीता है कम ज्यादा खर्चे में जीता है, ऊपर से स्कूल के खर्चे, तो ये स्कूल के खर्चे न हुए या उनको जो मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए बालवाड़ी वेलफेयर सेंटर सोसाइटी ऑफिस रखी थी। बालवाड़ी में छोटे बच्चों को वहां पे सिखाया जा सकता था। वेलफेयर सेंटर ये आप लोगों के कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, जैसे कुछ भी एक प्रोग्राम हो जावे, जैसे ऐसी अभी जैसे मीटिंग हो रही है वैसा कुछ कर सकते हैं। सोसाइटी ऑफिस तो सभी को पता है तो लगता ही है। ये सारी बातें निकाल दी है। छोटे छोटे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज स्लम में है ना हम लाइब्रेरी दे सकते हैं, आज स्लम में हम लोग डिस्पेंसरी दे सकते हैं, जो उसका मुआवजा भी दिया जाता है वो देकर, आज वो भी निकाल दिया। तो अगर बिल्डर देना भी चाहे तो शायद वो न दे पाएगा। तो ये किसका नुकसान है, हम भाई बहनों का ही नुकसान है। तो ऐसी सारी बातें हुई है। अब सबसे बड़ी बात है ना, आज हमें जो घर मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है, लेकिन इस नए डीपी और डीसीआर बनाने के टाइम पर जब सोच जो हुई थी, वो जो सोच थी, वो सोच में ही कहीं पे उनकी है ना ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी सोच इसके विरुद्ध जा रही है। इन्होंने क्या लिखा था जब डीपी और डीसीआर बनाने के टाइम पे कि जहां तक हो सके स्लम को जो फ्री घर देना है ना उसे डिस्करेज किया जाए, डिस्करेज हाँ उसे कम किया जाए, मतलब उसे ज्यादा प्रोत्साहन न दिया जाए, तो फ्री घर न देने का प्रोत्साहन होवे। तो इसका मतलब क्या, आगे चलकर वो चाहते हैं कि ये घर फ्री में न दिया जाए, जहां तक हो सके स्लम डोलर्स ने मतलब हमारे भाई बहनों ने उसके अंदर खर्चा करें और खर्चा करके सरकार उनके साथ मिलकर योजना बनाए। अब सरकार की योजना जैसे सर ने बताया आपको पहले ही, धारावी की योजना आज पिछले 11-12 वर्षों से पड़ी हुई है। आज जितनी भी योजनाएं सरकार ने ली है, सरकार के इंटेंशन अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं शायद थोड़ा कम पड़ जाते हैं, उनकी भी अपनी कठिनाइयां हैं, फंड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो सोच है ना वो कहीं पे शायद ऐसा लग रहा है कि गलत हो रही है। इसके लिए ये आपसे गुजारिश है कि आप ये सब बातें ध्यान में रख के ज्यादा से ज्यादा आप अपने सुझाव दीजिए, अपनी हरकतें जो आपको ऑब्जेक्शन लगते हैं वो दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस बंबई में स्लम का विकास हुआ ही नहीं तो आपकी मूलभूत सुविधाएं नहीं डेवलप होंगी। ये डीपी जो बन तो गया है लेकिन उसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसका इंप्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। आपने पेपर पे तो प्लान पे बना दिया कि यहाँ पे मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, यहाँ से मेट्रो लाइन जाएगी, लेकिन वहां पे अगर स्लम है उसका विकास ही नहीं होगा तो कहां से हॉस्पिटल बनेगा, कहां से मेट्रो बनेगी, और उसका नुकसान किसे, हम लोगों को ही नुकसान। आज एकदम आपके बिल्कुल घर के सामने अगर ये रोड ना होता तो आज आपको कितनी तकलीफ होती ही थी पहले तकलीफ। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो है ना इसमें है ना प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बातें जैसे मैं आपसे ना ये शेयर करना चाहता हूँ। आज आपको है ना, आपको याद है आज आप है ना जब जाते हो शायद बिल्डिंग में, मैंने देखा है आप लोगों को पैसेज दी जाती है, 2 मीटर की पैसेज है। अब नए डीपी और डीसीआर में 2 मीटर की पैसेज भी निकाल दी है। ये पैसेज क्यों दी गई थी, उसके पीछे कारण क्या था कि आज हमारे भाई बहन जो हमारे श्रम में रहते हैं, परिवार बड़े होते हैं, सरकार का नियम है कि एक परिवार में 5 लोगों से ज्यादा गिनते नहीं है, 5 के लोग के हिसाब से वो आबादी गिनते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज हमारे श्रम परिवार जो है, हमारे भाई बहन हैं, आप देखिए कई लोगों के घर पे तो 7, 8, 10 लोग हैं, तो रात में
बहुत सारी इस पैसेज की बहुत सारी सुविधा हो जाती थी कि एक दो चार लोग जो जेंट्स है वो बाहर भी सो सकते थे, वो सुविधा हो जाती थी। कभी कोई मेहमान आ गया तो बाहर बैठ सकता था पैसेज के अंदर। आज वो पैसेज भी निकाल दिए, तो उससे ये भी असुविधा किसकी होगी? अपनी ही होगी। ये सारे बात ये सब होने के कारण कोई भी नई स्लम स्कीम होना बहुत कठिन लग रहा है। और जब होगा ही नहीं तो हमारी मूलभूत सुविधाएं कहां से डेवलप होगी? दूसरी बात है, अब जैसे है ना, मैंने स्टेयरकेस लिफ्ट का आपको बताया कि काफी मतलब ये है, ये अगर डीपी ध्यान से देखा जाए तो आज है ना ओपन लैंड मतलब जिस लैंड पर स्लम्स नहीं है, खाली लैंड है, खाली लैंड को जो एफएसआई ज्यादा मिल रहा है तो उनके लिए तो फायदा है ही है। लेकिन स्लम की जो स्कीम्स है, रीडेवलपमेंट की स्कीम्स है, सोसाइटी की जो स्कीम्स है, आज से 15-20 वर्ष के बाद यही सोसाइटी को रीडेवलप भी होना है। तो ये सारी सोसाइटी की रीडेवलपमेंट, स्लम की रीडेवलपमेंट की स्कीम्स, इन सबको इन्होंने डिस्करेज किया है, प्रोत्साहन कम कर दिया है। उसके कारण ये होंगे ही नहीं। तो ये विरुद्ध लग रहा है। मतलब आज खाली जमीनें जिनकी है तो अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। क्योंकि जब स्लम ही नहीं डेवलप होंगे तो उनका विकास कैसे होगा? बंबई का विकास आराखड़ा, बंबई विकसित कैसे होगा जब बंबई के रहिवासी विकसित होंगे? आज 50% आबादी स्लम में रहती है, उनका ही विकास नहीं होगा तो बंबई का विकास कहां से होगा? उनके विकास के लिए उनकी जो जमीन है उनका विकास होना जरूरी है। आज उनको झोपड़ों से निकालकर घर पे लाना ताकि लोग वो भी एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन बन सके। आज एक नागरिक हम नागरिक हैं, एक रिस्पेक्टेबल नागरिक हो जाते हैं जब हम पक्के घरों में आते हैं। आज सबसे बड़ा है ना, आप ये कहना, आप ध्यान से आप जरा, आप खुद भी आपने ये अनुभव किया होगा कि आज मैं अगर झोपड़पट्टी में रहता हूं और कल को मेरे को पक्का घर मिलता है तो वो जो खुशी आती है, वो खुशी के कारण कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, उसके कारण मेरी काम करने की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि आज मैं खुले वातावरण में जी रहा हूँ, अच्छे वातावरण में जी रहा हूँ, मुझे पानी मिल रहा है, मुझे सब सुविधाएं मिल रही है, तो मेरी हेल्थ इंप्रूव होती है, मेरा स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। आज मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मैं काम ज्यादा कर सकता हूँ, ज्यादा कमा सकता हूँ। अल्टीमेटली किसका होता है विकास? हम लोगों का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्लम का विकास हुआ। अगर उसी को रोका जाएगा तो पब्लिक का विकास कैसे होगा? झोपड़पट्टी वासियों का विकास, 50% आबादी अगर झोपड़पट्टी में रह रही है तो उनका ही विकास अगर आपने रुका दिया तो बंबई का विकास कहां से होगा? और बंबई का विकास नहीं हुआ तो हमारा ही नुकसान है। और आज से 10-15 साल शायद यह सोसाइटी भी रीडेवलपमेंट में जाएगी और यह आराखड़ा 20 साल तक चलने वाला है। तब आपका रीडेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि इस रीडेवलपमेंट को प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया। ये जो इंसेंट, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, एक लॉजिक है। आप अगर कोई भी काम करते हो, समझो आपने कोई उद्योग करना चाहा, तो आप क्या करोगे? उस उद्योग में खर्चा करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात कर लो, ये मोबाइल ही बनाना है, तो मोबाइल बनाने का हम क्या करते हैं? खर्चा रखेंगे और खर्चे के साथ में उसके ऊपर अपना प्रॉफिट जोड़कर उसे बेचेंगे। प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत तो हम लेंगे, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? है कि नहीं? अब जो ये इंसेंटिव फॉर्मूला, जो मुआवजे का जो इन्होंने फॉर्मूला बनाया है ना, वही गलत कर दिया उन्होंने जो खर्चे पकड़े ना, वो खर्चे कैसे गलत हो गए मैं वो बता देता हूं आपको। क्या है कि एक आदमी, कोई भी, आज चाहे सरकार ने विकास करना चाहे किसी भी स्लम का, या कोई भी, आज मेरा भाई डेवलपर हो जावे, या आप लोगों में से कोई डेवलपर हो के आप सोसाइटी बन के भी अगर आप डेवलप करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है, जो मुआवजे का फॉर्मूला, वही गलत कर दिया है। क्योंकि उन्होंने खर्चे का जो फॉर्मूला वही गलत पकड़ा है। कैसे गलत पकड़ा है? इन्होंने क्या सोचा है कि एक जमीन को विकास करने में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? जमीन के खरीदने का खर्चा, उस पर बिल्डिंग बांधने का खर्चा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का खर्चा, लोगों को ट्रांजिट वगैरह देने का खर्चा, ये सब पकड़ना चाहिए। ट्रांजिट का खर्चा पकड़ा नहीं, खाली उन्होंने 3 खर्चे पकड़े, जमीन का खर्चा, बिल्डिंग बांधने का खर्चा और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का खर्चा। ये 3 खर्चे पकड़कर उसमें 40% प्रॉफिट बनाकर उसके हिसाब से उसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए उस हिसाब से फॉर्मूला बना दिया। अब उसमें तकलीफ क्या हो गई? जमीन का खर्चा पकड़ने में सबसे बड़ी गलती कर दी। जमीन का खर्चा कैसे? आज अंधेरी है, ये जगह है, ये जगह आज अंधेरी का रेट लगभग 60,000 से 70,000 रुपया स्क्वायर मीटर, मतलब लगभग 7,000 रुपया स्क्वायर फुट चल रहा है ये जमीन का खर्चा। इधर की जमीन का आज भाव क्या चल रहा है? 6 से 7,000 रुपया स्क्वायर फुट का भाव चल रहा है। उन्होंने क्या पकड़ा है? आज अगर मुझे ये
मुझे या कोई भी आज आप भी अगर करना चाहे या कोई भी सरकार भी अगर ये इस जगह पर स्कीम करना चाहे, क्योंकि ये प्राइवेट जमीन है तो मालिक तो पैसे लेगा ही जमीन के, तो कितने हिसाब से पैसे लेगा, 6,000 या 7,000 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से लेगा। लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला में पकड़ा वो क्या पकड़ा है कि यहाँ का जो रेडी रखने का रेट है, जो मैंने बताया 60,000 या 70,000, मतलब 7,000 रुपया स्क्वायर फुट जो है उसका आधा पकड़ा जाएगा, मतलब 3,500 पकड़ा जाएगा। मेरा खर्चा 7,000 हो रहा है, पकड़ रहे 3.5 है। अच्छा, वो 3.5 क्यों पकड़ा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा है कि इसमें जो स्लम की लैंड होती है, जो झोपड़पट्टी की लैंड होती है, उसमें लैंड का खर्चा कैसे गिनेंगे कि रिहैब की बिल्डिंग जो बांधते हैं, जो झोपड़पट्टी वासियों के लिए, जो हम लोग, जो भाई बहनों के, हमारे भाई बहनों के लिए जो घर बनते हैं, उस घर बनाने का खर्चा और उनके ट्रांजिट का खर्चा, ये सब है ना, उनको ठीक से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर जगह अलग अलग होगा, ऐसा उन्होंने प्रिज्यूम किया है, ऐसा उन्होंने अजम्पशन लगाया है। तो क्यों नहीं कैलकुलेट नहीं कर पाते? इसके लिए उसको क्या कर दिया उन्होंने कि जो रेडी रेकनर में, जो स्टैंप ड्यूटी रेडी रेकनर में, जिससे आप स्टैंप ड्यूटी भरते हैं, रेडी रेकनर के रेट में जो भी रेट आता है उसका आधा रेट पकड़ लिया। आज मुझे बताइए, यहाँ पे रिहैब बिल्डिंग का अगर आप मलाड की जमीन लेते हो, मलाड की जमीन का आज भाव समझो 3,800 है स्क्वायर फुट का, तो उसका आधा पकड़ा मतलब 1700 पकड़ा, 1900 पकड़ा। मेरी रिहैब की बिल्डिंग का, चाहे कोई भी रिहैब की बिल्डिंग मेरी या कहीं भी किसी ने भी बनाई, आज रिहैब की बिल्डिंग का खर्चा आप देखोगे, आप बाहर कहीं भी पूछ लीजिए, 2 से 2,500 जाता है स्क्वायर फुट के पीछे। फिर ट्रांजिट का खर्चा जाता है, रेंट का खर्चा जाता है, कॉर्पस फंड का खर्चा जाता है, ये खर्चे नहीं पकड़े हैं। तो इसके कारण क्या हो गया कि उसका मुआवजा कम हो गया, जो भी बनाएगा उसका मुआवजा कम हो गया। अब जिसका मुआवजा कम हो गया तो बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। आपको अगर इस मोबाइल में 100 रुपए का खर्चा आता है और आप 90 रुपए में बेचने जाओगे तो करोगे क्या? आप काम नहीं करोगे। तो ये सोच, ये बैकग्राउंड रखकर सोचिए कि कभी स्लम डेवलप होंगे ही नहीं, कभी रीडेवलपमेंट होगा ही नहीं बिल्डिंगों का, और होना होगा तो बहुत ही मुश्किल से, कहां पे, जहां पे है ना रेट अच्छे होंगे वहां पे होगा। तो आधी से ज्यादा जमीन तो विकसित ही नहीं होगी। ये सारी बातें हैं जो इस डीपी में है ना, बड़ी मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज है इसमें। एक सीधी सी बात है, आज आपकी बिल्डिंग में मुझे लगता है 2 लिफ्ट होगी, एक ही लिफ्ट है। चलो, एक लिफ्ट है, 7 माले की बिल्डिंग है, कितने घर है? 69, 70 घर पकड़ लीजिए। आप 70 घरों के लिए एक लिफ्ट है। एक लिफ्ट में आपको असुविधा हो रही होगी शायद, या सुविधा हो रही है? असुविधा। सुविधा होने के लिए आपको कितनी लिफ्ट और लगेगी? और एक चाहिए, 2 चाहिए, मान लिया 2 चाहिए। अगर 70 घरों के लिए मैं 70 लिफ्ट दूं तो चलेगा क्या? एक माले पे कितने घर हैं आपके? 9। अगर 9 घरों को मैं 9 लिफ्ट दूं तो चलेगा? नए डीपी में, नए डीसीआर में एक माले पे जितने घर है ना उतनी लिफ्ट देनी है। मेंटेनेंस का खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि आदमी है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, हर एक फैमिली का एक आदमी है ना लिफ्टमैन की काम करेगा, क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा नहीं परवड़ता है। ये हाल हो जाएंगे उसके। मुंबई में से गरीब लोग को भगाने का है। हाँ, कैसा है कि वो नियम क्या बताता है कि पहले 4 माले छोड़कर, ग्राउंड प्लस 3 12 मीटर, मतलब पहले 4 माले ग्राउंड और ऊपर के 3 माले छोड़कर ऊपर के जितने भी माले हैं, जो हर एक फ्लोर पे समझो जितने घर है ना, उसके पीछे एक लिफ्ट लगेगी। मतलब कैसा रहता है कि अगर एक फ्लोर के ऊपर 8 है तो 8 लिफ्ट, एक फ्लोर के ऊपर 4 है तो 4 लिफ्ट, और एक फ्लोर के ऊपर 9 है तो 9 लिफ्ट। तो अब 12, आपकी बिल्डिंग 24 मीटर है, 7 माले हैं, 3 माले के ऊपर, बाकी के 4 माले पे हर एक इस पे 9 है तो 9 लिफ्ट लगेगी अगर नए डीसी में गए तो कैसे परवड़ेगा? मतलब ये सोच, किधर फिट करेंगे, जगह किधर है? आज आपका प्लॉट है ना 1500 लाइट का बिल आ जाएगा क्या? ये फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच के जो एडवाइजर है बीएमसी के, उन लोगों ने बताए थे। हाँ, तो बताएंगे ना, वो घर पे कम रहते हैं, शायद लिफ्ट में ज्यादा रहते हैं। क्वीन की स्टोरी है। कहने का अर्थ क्या है कि आप लोगों ने, जिन्होंने बनाया है, आप लोगों ने हमारे समाज की जो जरूरतें उनको समझा ही नहीं है। बिना समझे डीपी और डीसी बना दिया, डीसीआर बना दिया, विकास आराखड़ा। यह विकास बिल्कुल सही का विकास आराखड़ा है या विनाश आराखड़ा?